आज हम चैप्टर नंबर 15 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। इंसान अपनी तारीख में कई अरसे तक ये नहीं जान सका कि उनके बच्चे, उनके बेबीज पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हासिल करते हैं। लेकिन लोगों का हमेशा से ये ख्याल था कि बेबीज में और पेरेंट्स में कोई ना कोई जेनेटिक कनेक्शन ज़रूर मौजूद है, कोई ना कोई हेरिडिटी, कोई ना कोई विरासती ताल्लुक़ इनमें ज़रूर मौजूद है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो कनेक्शन, वो ताल्लुक़ क्या है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। इस तरह के और ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमें मेंडल के काम से मिलता है। जॉर्ज मेंडल साइंटिस्ट था, उसके काम से हमें इन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम जॉर्ज मेंडल और उसके डिस्कवरीज के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कैरेक्टर्स का मुंतकिल होना। कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैरेक्टर्स का, किरदारों का, खुसूसियात का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। वन जनरेशन टू अनदर मीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में कैरेक्टर्स का मुंतकिल होना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। अब वो जो कैरेक्टर्स जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उन कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं ट्रेड्स का। अब इन ट्रेड्स में हाइट आ जाती है। हाइट एक ट्रेड है। कलर, स्किन कलर, आई कलर, इसके अलावा इंटेलिजेंस, तो ये सारे ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से बेबीज में जो है वो ट्रांसफर होते हैं, और इनका जो ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। अब इनहेरिटेंस की जो स्टडी है वो कहलाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study inheritance. Study of inheritance. बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। अब ये कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, कैसे ये ट्रांसमिट करते हैं, इसको समझने से पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो पहले समझते हैं ताकि हमें समझना इसको आसान हो जाए। क्रोमोसोम्स क्या होता है? हर इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स के एक खास नंबर होते हैं और वो फिक्स होते हैं, और क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम हमेशा ऑलवेज इन
पेयर्स। क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं और इनके जो नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं। किसी खास ऑर्गेनिज्म में इनके जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल्स की, तो ह्यूमन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन ह्यूमंस, अब क्रोमोसोम्स 46 होंगे, लेकिन 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करेंगे। 23 पेयर्स जो है वो पाए जाएंगे ह्यूमन सेल्स के अंदर। अब ये जो पेयर में क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं, इन पेयर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस की टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है, सेम लेंथ, इनकी लेंथ सेम होती है, सेम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर ये दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, और इनकी जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की, ये सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो भी सेम होगी। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ और जिनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम होती है वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल्स के अंदर 23 पेयर्स पाए जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। जब मियोसिस होती है, जैसे कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, मियोसिस के दौरान ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाती है। और हर गैमेट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक जो है वो क्रोमोसोम जाता है, और जब दोबारा जो है वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो दोबारा ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर क्रोमोसोम्स के जो पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से होता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्रोमोसोम्स के, कंपोजिशन, क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन क्या है, यानी कि क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि मेनली डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन इसमें कौन सी होती है, ज्यादातर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम में पाई जाती है। अब ये किस तरह से पाई जाती है, राउंड
राउंड शेप में प्रोटीन एग्जिस्ट करती है और इस राउंड शेप में डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वैसे रैप हुए हुए हैं। ये राउंड ये हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन्स की जो बीड्स हैं, इन बीड्स के ऊपर ये जो रैपिंग हुई है ये है डीएनए की। डीएनए ना सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप हुआ होता है बल्कि इन दोनों के दरमियान भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। डीएनए का एक हिस्टोन प्रोटीन और उसके गिर्द जो डीएनए के मॉलिक्यूल रैप हुए होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसोम का। हिस्टोन प्रोटीन और उसके गिर्द जो डीएनए का मॉलिक्यूल रैप हुआ होता है, लिपटा होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए का मॉलिक्यूल ना सिर्फ न्यूक्लियोसोम के गिर्द रैप होता है बल्कि दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। डीएनए का मॉलिक्यूल और ये भी क्या है, ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल। और इसकी जो अपीयरेंस हमारे पास आती है वैसे आती है बीड्स इन द स्ट्रिंग। बीड इन द स्ट्रिंग से मतलब जैसे तस्बीह के दाने होते हैं उस तरह की ये हमें अपीयरेंस इसकी नजर आती है। नेक्स्ट है जीन्स। अब जीन्स क्या है? जीन्स फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स डीएनए के छोटे छोटे हिस्से हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, और जो कैरेक्टर्स होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स जो है वो ट्रांसफर होती है। जीन्स के जरिए ही कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर की जाती हैं। जीन्स में या डीएनए के फ्रैगमेंट्स में कोड होते हैं जो कि, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाना। तो ये था सारा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन ने 1953 में पेश किया था। इन दोनों के मुताबिक डीएनए का स्ट्रक्चर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स पर मुश्तमिल होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स आपस में रैप हुई होती हैं और रैप होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स ये न्यूक्लियोटाइड्स, many nucleotides join
टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। और डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में रैप करके डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन रैप होकर डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाती है। अब न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। तीन चीजें आपस में मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, मेनली ये राइबोज शुगर होती है, मीन्स 5 कॉर्नर या 5 कार्बन राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड नंबर 3 नाइट्रोजनस बेस। ये तीन चीजें राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ये तीन चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनाती हैं। और बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रैप होकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की क्या अरेंजमेंट होती है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बैकबोन होती है, यानी कि यहां पे बैकबोन वो फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, यानी कि इसकी बैकबोन पे तमाम फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद होंगे। और इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस, अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। और यही नाइट्रोजनस बेसिस दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स को आपस में जोड़ती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्वाइन टू चेन्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की भी बैकबोन फॉस्फेट ग्रुप से बनी होगी और शुगर से मिलकर बनी होगी। और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन भी फॉस्फेट शुगर से मिलकर बनी होगी। और जबकि ये और इन इसके अंदर की तरफ जो है नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगी और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से जुड़ जाएगी। अब ये जो बेसिस है ये चार तरह की होती हैं। एडेनाइन, गुआनाइन, थायामाइन एंड साइटोसाइन।
ये 4 तरह की बेसिस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती हैं। या तो एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनाइन बेस मौजूद होगी, या थायामाइन होगी, या गावानाइन होगी, या साइटोसाइन होगी। किसी एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है। अब एडेनाइन हमेशा थायामाइन के साथ बॉन्ड बनाएगी और डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनेगा। एडेनाइन जो है उसके सामने हमेशा थायामाइन आएगी और एडेनाइन और थायामाइन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए से जुड़ेंगे, जबकि गावानाइन के सामने हमेशा साइटोसाइन आएगी और ये दोनों बेसिस हमेशा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ेंगे। फर्ज कर लें अगर इस चेन पर यहाँ पे एडेनाइन मौजूद है तो दूसरी चेन में इसके सामने हमेशा थायामाइन आएगी और ये थायामाइन इसके साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ेगी। इसी तरह से अगर एक स्ट्रैंड में एक चेन में यहाँ पे गावानाइन आएगी तो इसके सामने हमेशा साइटोसाइन आएगी और ये दोनों बेसिस हमेशा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े होंगे। तो ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें दो चेन्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, दोनों आपस में रैप होकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनती है, जबकि इंटरनल उसका वो नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। दोनों जो चेन्स हैं, दोनों स्ट्रैंड हैं, वो एक दूसरे के साथ नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए से जुड़ते हैं। 4 तरह की बेसिस पाई जाती हैं, एडेनाइन, थायामाइन, गावानाइन, साइटोसाइन। अगर एक चेन में एडेनाइन है तो उसके सामने हमेशा थायामाइन आएगी और वो डबल बॉन्ड के जरिए से जुड़ेंगे और गावानाइन के सामने हमेशा साइटोसाइन आएगी और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से मुराद ये है कि सेल डिवाइड होने से पहले अपनी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है। रेप्लिकेट करता है मींस अपनी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है, यानी कि एक क्रोमोसोम अपने जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के बाद टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब ये रेप्लिकेशन होती कैसे है? रेप्लिकेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब रेप्लिकेशन होती है तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अनबाउंड करना शुरू कर देता है, खुलना शुरू कर देता है। जिस हिस्से को रेप्लिकेट करना हो वहां से डीएनए का मॉलिक्यूल अनबाउंड हो जाता है। जैसे जिप खुल जाती है इसी तरह से डीएनए की जो 2 चेन्स हैं वो खुल जाती हैं और खुलकर 2 स्ट्रैंड बनाती हैं इस तरह। ये
दो चेन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स खुल गई। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एडेनाइन है, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। अगर यहाँ पे एडेनाइन मौजूद है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थायामाइन मौजूद होगी। गुआनाइन है, इसके ऑपोजिट साइटोसाइन मौजूद होगी। साइटोसाइन है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट गुआनाइन मौजूद होगी और थायामाइन के बिल्कुल ऑपोजिट एडेनाइन मौजूद होगी। अब ये जो दो स्ट्रैंड खुलते हैं ये टेम्पलेट के तौर पर काम करते हैं, यानी कि अक्ष के तौर पर काम करते हैं। इसके साथ एक और जो है वो चेन आती है, एक और चेन आती है और उस चेन के साथ इसी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो चेन बनना शुरू हो जाती है। यानी कि ये नई चेन आई है यहाँ पे और यहाँ पे भी इसी तरह से नई चेन आएगी। अब एडेनाइन है तो एडेनाइन के साथ और इस चेन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब एडेनाइन है तो एडेनाइन के सामने बिल्कुल थायामाइन आके जुड़ जाएगा। गुआनाइन के सामने साइटोसाइन आके जुड़ जाएगा। साइटोसाइन के सामने गुआनाइन और थायामाइन के सामने एडेनाइन आके जुड़ेगा। इसी तरह से ये वाली चेन यहाँ पे थायामाइन के सामने एडेनाइन, साइटोसाइन के सामने गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। इस तरह से ये दो स्ट्रैंड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के ये बन जाएंगे और दो स्ट्रैंड ये बन जाएंगे। अब ये दो स्ट्रैंड दोबारा से क्या करेंगे, आपस में रैप हो जाएंगे। इसी तरह से ये भी अब एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से दो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब ये जो नए स्ट्रक्चर बने हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इन नए बनने वाले स्ट्रक्चर में एक चेन तो पेरेंट चेन होगी जो कि पहले वाले डीएनए की होगी और दूसरी चेन जो है वो नई बनेगी। ठीक है, एक डॉटर चेन बनेगी और एक पेरेंट चेन बनेगी, यानी कि एक चेन नई बनेगी और एक चेन पुरानी होगी। इसी तरह से इसमें भी एक चेन पेरेंट चेन होगी यानी कि वो नई बनेगी और दूसरी जो है वो पुरानी चेन होगी और दूसरी जो है वो नई बनेगी। तो इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक क्रोमोसोम अपने ही जैसा दूसरा क्रोमोसोम बना देता है। अब अगर आपको नजर आ रहा होगा कि जो नई बनने वाली चेन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी पहले वाली चेन के जैसी है, यानी कि यहाँ पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे ये चेन बनी है हमारे पास ए टी जी सी सी जी एंड टी और ये ए। अब ये जो नई चेन बनी है अगर हम इस नई चेन को पेरेंट चेन से कंपेयर करें तो पेरेंट चेन के एक न्यूक्लियोटाइड में ए जी सी टी था, ये देखें ए जी सी एंड टी, और दूसरी चेन में टी सी जी ए। यहाँ पे ये पेरेंट चेन देखें दूसरी में टी सी जी ए, यानी कि जो नई बनने वाली दोनों चेन हैं वो दोनों चेन बिल्कुल अपनी पेरेंट चेन के जैसे होती हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोई चेन नहीं आता। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपने ही जैसा दूसरा अपने ही जैसे दो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। इस तरह डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो रेप्लिकेट करता है।
नेक्स्ट है कि डीएनए और क्रोमोसोम्स काम कैसे करते हैं। वर्किंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। डीएनए और क्रोमोसोम कैसे काम करते हैं। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। विरासती मादा है। अब इस जेनेटिक मटेरियल में तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। इस पे जेनेटिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल और इस जेनेटिक मटेरियल में इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। कौन सी इंस्ट्रक्शन? सेल की होने वाली तमाम एक्टिविटीज की इंस्ट्रक्शन डीएनए पर मौजूद होती है। अब डीएनए ये इंस्ट्रक्शन देता कैसे है? डीएनए ये इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म प्रोटीन। डीएनए ये इंस्ट्रक्शंस प्रोटीन बना कर देता है। यानी डीएनए में ऐसे कोड मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, जिसको देखकर हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनती हैं। अब प्रोटीन्स हमारी कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर रोल प्ले करती हैं, हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन्स यानी कि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और कुछ प्रोटीन्स बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। तो ये कंट्रोल करेंगे बॉडी रिएक्शन को। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो बॉडी के ऑलमोस्ट तमाम काम ही प्रोटीन के जरिए किए जाते हैं। और ये प्रोटीन, इन प्रोटीन्स को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। और ये बनाता कौन है? डीएनए। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल प्रोटीन को कैसे बनाता है? लेट्स सपोज बॉडी का सेल में ये न्यूक्लियस, और इसमें ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। अब क्या होगा? एक मैसेंजर आरएनए आएगा, ये मैसेंजर आरएनए आएगा। इस मैसेंजर आरएनए ने जो प्रोटीन बनानी है उस प्रोटीन का कोड, उसके कोड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में मौजूद होते हैं, जैसे कि हम इन द फॉर्म ऑफ जीन्स उसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ गए हैं। अब इस मैसेंजर आरएनए ने मैसेज या वो इंस्ट्रक्शंस जो कि डीएनए पे मौजूद हैं उसको अपने ऊपर कर लेना है कॉपी।
ये क्या है हमारे पास, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए पे या क्रोमोसोम पर मौजूद इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करता है, और इंस्ट्रक्शंस की कॉपी मैसेंजर आरएनए पे ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में मौजूद इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए पर कॉपी होना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो कॉपी किया जाता है ये डीएनए पर मौजूद का बिल्कुल उल्ट होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है। अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर आएगा, मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो राइबोसोम क्या करेंगे, इसके ऊपर आकर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। राइबोसोम ट्रांसफर राइबोसोम क्या करते हैं, इसके अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना से शुरू कर देती हैं, जोड़ना शुरू कर देती हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये बना होता है अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल के साथ। जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म पर आएगा तो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को पकड़कर इस मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसफर करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इसको पकड़कर इस मैसेंजर आरएनए पे के साथ जाके जोड़ता रहेगा। उस जो इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए लेकर आया है, ट्रांसफर आरएनए उस इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए अमाइनो एसिड्स को इस मैसेंजर आरएनए पे जाकर जोड़ेगा। ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो एसिड्स को इस मैसेंजर आरएनए पे जोड़ने का मतलब ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। इस तरह से जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इस मैसेंजर आरएनए पर जब जुड़ते हैं तो एक चेन बनती है, इस चेन को हम कहते हैं पॉली पेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, प्रोटीन्स बनाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जब प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल रहते हैं, कुछ 2 पर कुछ 3 पर, तो इस तरह से ये चेन्स मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें प्रोटीन डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेकर प्रोटीन बनाने का तक का जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मैं अगेन इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, मैसेंजर आरएनए डीएनए के पास, क्रोमोसोम्स के पास जाएगा, वहां से इंस्ट्रक्शन लेगा, वहां से कोड्स को कॉपी करेगा। डीएनए से इंस्ट्रक्शन जो कि मैसेंजर आरएनए पे कॉपी की जाती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं।
अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इन वो इंस्ट्रक्शन जो कि मैसेंजर आरएनए लेकर आया है उस इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए अमीनो एसिड उठाकर इस मैसेंजर आरएनए पर जोड़ता जाएगा और इस तरह से डिफरेंट अमीनो एसिड इस मैसेंजर आरएनए पर जुड़ते जाएंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन बनाती है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो इस तरह से और ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। और ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस डीएनए के ऊपर मौजूद जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो कंट्रोल करती है। और ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, यानी कि अगर एक भी अमीनो एसिड कम हो जाए या एक भी अमीनो एसिड एक्सचेंज हो जाए, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उसकी जगह कोई दूसरा उसकी जगह आ जाए, तो प्रोटीन तो तब भी बन जाएगी लेकिन वो प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल होगी, वो अपना काम नहीं कर सकती। तो ये जो इतनी खास अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड है, ये अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड कंट्रोल की जाती है या ये अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दी डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए की अरेंजमेंट ही, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट ही इन अमीनो एसिड बताती है कि अमीनो एसिड की अरेंजमेंट क्या होगी। तो इस तरह से प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर तैयार की जाती है। तो यहाँ पे हम जीन को भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो जिसके ऊपर किसी खास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हों, वो डीएनए का फ्रेगमेंट वो क्या कहलाता है, जीन। ठीक है, यहाँ पे हम जीन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीन क्या है, डीएनए का वो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं लेक्चर में, जीन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है वो डीएनए का फ्रैगमेंट जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मौजूद हो फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। डीएनए का वो फ्रैगमेंट जिसमें कोई खास प्रोटीन बनाने के लिए हदायत मौजूद होती हैं, इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, वो फ्रैगमेंट कहलाता है जीन। अगर हम नेक्स्ट है, अब जीन क्रोमोसोम्स पर खास पोजीशन पर मौजूद होती है, उस पोजीशन को, जीन की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन कहलाती है लोसाई। लेट्स सपोज इस पोजीशन पे जीन मौजूद है जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्रोमोसोम पर जो जीन की पोजीशन मौजूद होती, जीन की पोजीशन होती है या जीन की जो लोकेशन है, उस लोकेशन को हम कहते हैं लोसाई। चले